हमारा माननीय प्रधान अतिथि मणिशंकर अय्यर जी, तुकाराम यादव जी, हमारे यूनिक एकेडमी के बहुत सारे मित्रों, अभय जी जो अनुवाद के अवधूत जी, और विजय जी, और अध्यापक सुहास पालशेखर जी, मैं आप सब लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप आज आए हैं यहाँ पे। ये आप खुशी होंगे कि ये पहला बार ये हमारा जो अंग्रेजी किताब ये मराठी भाषा में इसका अनुवाद करने के बाद प्रकाश किया गया। हम सोच रहे थे हिंदी, बांग्ला, मलयालम पहले आ जाएगा, मगर इसके बाद आएंगे हिंदी, उसके बाद आएंगे आपका, उम्मीद है, बांग्ला और मलयालम में। ये किताब हम 2 साल पहले हमने छपा था और मैंने खुद ये किताब का सिर्फ लेखक भी हूँ और मैं इनका प्रकाशक भी हूँ, और कुछ कॉपीज है यहाँ पे। इसका नया एक संस्करण है, रिवाइज्ड एडिशन, न्यू रिवाइज्ड एडिशन, और इसमें हमने ये भी लिखा है ये किताब प्रकाश करने के बाद क्या हुई थी, उसके बारे में भी मैं 2-4 बात करना चाह रहा हूँ। मगर उससे पहले मैं एक कदम हट के, जो अभी विजय जी ने कहा, नेचुरल रिसोर्सेस, ये प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संपत्ति, ये किसका है? ये आपका और मेरा है, सिर्फ आपका और मेरा नहीं है, हमारा बेटा बेटी और हमारा पोता पोती उनके लिए भी है। ये एक बार नहीं, बार बार बहुत लोग कहते हैं, जैसे प्राकृतिक गैस कहिए, जैसे कोयला कहिए, ये सारी देश का हर नागरिक का संपत्ति है, किसी एक व्यक्ति और किसी सरकार के लिए नहीं। ये भी साफ आज सबके सामने है कि ये सरकार का संपत्ति नहीं है। सरकार हमारे देश के लोगों का प्रतिनिधि है, एक तरह से ट्रस्टी है, गार्डियन है, मगर संपत्ति उसका नहीं है। उनका काम ये है कि ये जो प्राकृतिक जो संसाधन है, इसका वितरण किस कीमत में इसको देना चाहिए, किसको देना चाहिए, ये सारा काम, ये सारे काम एक पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंट मैनर, संतुलन के साथ, बैलेंस्ड मैनर ये देना चाहिए। और ये आर्थिक उदारीकरण की नीति के बाद हम देख रहे हैं एक के बाद एक घोटाला। पिछले 10-12 साल में हम देख रहे हैं इसी विषय के ऊपर, कोलगेट, 2G, बेलारी और अनंतपुर में लोहा आयुष को जिस तरह से निकाल गया, जमीन के ऊपर आप देखिए, भूमि अधिग्रहण के ऊपर कितना जबरदस्त हलचल हो गया हमारे देश में। पानी के ऊपर देखिए, आज आपका ये राज्य में, लातूर में क्या स्थिति है, मराठवाड़ा में क्या स्थिति है। आप पानी कहिए, जमीन कहिए, कोयला कहिए, ये सारे प्राकृतिक संपत्ति हर देश के नाम में। तो इस किताब में मैंने जो लिखा है कि ये कृष्णा गोदावरी जो नदी है दक्षिण भारत के, बंगाल का घाटी, समुद्र के नीचे जो प्राकृतिक गैस मिल रहा है, ये भी एक प्राकृतिक संपत्ति है। आज भारत सरकार ने मुकेश अंबानी का कंपनी को ये क्षमता दी कि हाँ आप गैस निकाल लीजिए, मगर संपत्ति देश के लोग की है। और मेरा किताब कहते हैं ये जो 2 भाई का जो झगड़ा चला था, अनिल भाई और मुकेश भाई, ये झगड़ा कारण क्या था कि नेताजी और टीना जी के बीच, नहीं, मैं समझता हूँ नेताजी और टीना जी का कहानी और कुछ नहीं।
इसका असली कारण था ये प्राकृतिक गैस किसको मिलेगा, किस कीमत के मिलेगा। ये गैस आंध्र प्रदेश से 2000-2500 किलोमीटर दिल्ली कौन ले जाएगा, वहां पे बिजली उत्पादन कौन करेगा, किस कीमत में मिलेगा। ये किताब में मैंने लिखा है कि किस तरह से ये दो भाई के बीच जो झगड़ा हुई थी, इसका प्रधान कारण, एक कारण नहीं बहुत सारे कारण हैं, मगर सबसे महत्वपूर्ण प्रधान कारण ये है कि ये जो प्राकृतिक गैस कौन लेगा, किस कीमत में लेगा, किस तरह से लेगा। उसके बाद हमने लिखा ये किताब में CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मैंने नहीं कहा, CAG ने कहा किस तरह से ये जो ठेका था, जो कॉन्ट्रैक्ट था, प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट, प्रोडक्शन शेयरिंग एग्रीमेंट, ऐसा था कि फायदा आम आदमी को नहीं मिला, आम उपभोक्ता को नहीं मिला। जो ठेकेदार है, जो कंपनी ये प्राकृतिक गैस निकाल रहे, उनको ज्यादा मिला। इसमें अंग्रेजी का एक कहावत है, गोल्ड प्लेटिंग, यानी कि आप सोना से प्लेट कर दीजिए, आप जितना पैसा खर्च कीजिए आप कीजिए, आपको सरकार पैसा वापस दे देगी। आप समझ लीजिए आप पानी पी रहे हैं, आप एक प्लास्टिक बोतल से भी पानी पी सकते हैं, आप कांच का गिलास में भी पानी पी सकते हैं, आप कागज का गिलास में भी पानी पी सकते हैं, और आप सोना चांदी से बनाया हुआ एक कप में या गॉबलेट में भी पानी पी सकते हैं। ये एक उदाहरण देने के लिए है। तो CAG ने साफ कहा कि जिस तरह से आपने ठेका दिया भारत सरकार, ये आम आदमी के हित में नहीं था, मगर कहानियों से बात को बढ़ना शुरू हुआ। एक मंत्री लोग का एक संस्था बनाया गया, एक समिति बनाया गया, EGOM, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। ये हमारे राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में ये समिति बनाया गया था। उन्होंने कहा कि ये गैस का कीमत जो है $2.34 हर यूनिट, इसको हम बढ़ा के 4.20 बना देंगे। जबरदस्त झगड़ा हुई बीच में, लोग कहा कि ऐसे क्यों आप बना रहे, मगर बनाते। मणिशंकर जी जानते हैं, ये किताब में लिखा है, उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में ये 420 सब समझते हैं, आपने गैस का कीमत 420 कर दिया, इन्होंने कहा, मगर 420 से 840 बनाने की कोशिश की, और कैबिनेट के अंदर दो भाग हो गया। 4 व्यक्ति कहा नहीं होना चाहिए, 4 व्यक्ति कहा होना चाहिए। इसमें जयपाल रेड्डी जी थे, उसको हटाया गया। मणिशंकर राय को भी नया पद दे दिया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का मंत्री था, उसका खेल कूद का मंत्रालय दे दिया इनको। उसके बाद ये प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है कौन कौन सा मंत्रालय, मगर जयपाल रेड्डी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बना दिया। फिर भी ये कैबिनेट का समिति में जयपाल रेड्डी थे, और उसमें जयराम रमेश भी थे जो ग्रामीण विकास का मंत्री थे। बिजली और ऊर्जा के मंत्री थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, खाद का फर्टिलाइजर का मंत्री थे श्री खंजाना। चारों ने कहा नहीं बढ़ाइए, 420 से 840 मत कीजिए। ये 2013 की बात हो रही है, मगर 4 मंत्री कहा कि होना चाहिए। इसमें वीरप्पा मोइली था जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्री था, इसमें कपिल सिब्बल जी थे, इसमें मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी से, इसमें उस समय का सलमान खुर्शीद जी भी थे। तो 4 इधर 4 उधर, और बीच में हमारे प्रधानमंत्री उस समय का मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने बना दो, मगर सरकार नहीं बना पाया।
क्योंकि चुनाव आ गया और निर्वाचन आयोग कहा कि आप नहीं बना सकते, नया सरकार आ रहा है, नया सरकार का काम है। उसके बाद आप जानते हैं क्या हुआ, मगर ये गैस का कीमत बढ़ाने के ऊपर रोक आ गया। और ये सिर्फ गैस नहीं है, गैस से आप बिजली उत्पादन करते हैं, आपका पंखा चल रहा है, बत्ती जल रहा है, एसी चल रहा है, बिजली से आते हैं। आप ये गैस से आप फर्टिलाइजर बनाते हैं, खाद बनाते हैं, यूरिया, अमोनिया, जो कृषक अपना जमीन में देते हैं फसल के उत्पादन के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए। तो ये सिर्फ कोई एक व्यक्ति या एक कंपनी के विषय में, ये पूरा एक समाज के ऊपर इनका असर पड़ रहा है। तो हमारा किताब वहीं पे खत्म हो गया कि मार्च महीना में चुनाव को पहले कैसे निर्वाचन आयोग इसके ऊपर रोक लगा दिया, मगर हमारा कहानी वहां खत्म नहीं हुआ। 15 अप्रैल 2014 जिस दिन हमारा किताब दिल्ली में लॉन्च हो रहे हैं, उसी दिन सीबीआई का एक बड़ा अनुष्ठान था। वहां पे उनका 50 साल पूरा हो रहे हैं, गोल्डन जुबली फंक्शन। वहां पे गोपाल कृष्ण गांधी, जो भूतपूर्व बंगाल का राज्यपाल थे, बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने एक सार्वजनिक मंच से सबके सामने भारत सरकार का ऑडिटोरियम में, दिल्ली का विज्ञान भवन में सबसे सामने कहा कि उनका कहना है भारतवर्ष का इतिहास में, दक्षिण एशिया के इतिहास में ऐसा इनका इतना ताकत सरकार के ऊपर, देश की नीति के ऊपर, देश का प्राकृतिक संसाधन किस तरह से जीएगा कि ऐसा और कोई उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, हमारा किताब लॉन्च हो गया। उसके बाद एक के बाद एक चिट्ठी आया मेरे पास। मुकेश जी का वकील कोई सूचना मेरे को वो नहीं कहा, बोला आपने जिस तरह से लिखा है, हमारे क्लाइंट है, वकील लिख रहे हैं, हमारे क्लाइंट का जो इज्जत है, उसका जो मान है, समाज में उनका जो छवि है, इसको खराब करने के लिए आपने किया। बोला आपने लिखा है कि अंबानी लोग ने इतना दबाव दिया कि सरकार मंत्री का मंत्रालय बदल दिया, एक मंत्री को दूसरा जगह ले जाए। तो मैंने कहा कि अगर किसी का मानहानि मैंने किया तो मैंने मनमोहन सिंह का मानहानि किया, क्यों ना? He is the Prime Minister. It is his prerogative to decide who holds which ministerial portfolio. और ऐसे बहुत सारी चिट्ठी में बोला। मैंने बोला कि आपका जो कहना है वो भी मैंने लिखा। अलग बात है कि आपका जो कहना है उसके साथ मैं सहमत नहीं हूँ, मगर हमारा संविधान में लिखा है हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार है, अभिव्यक्ति का स्वतंत्र है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो मैं सिर्फ कह रहा हूं कि मैं किसी का मानहानि नहीं किया, जो वास्तव है, जो फैक्ट्स है, ये मैंने लिखा। ठीक है, किसी ने आपका बौद्धिक संपत्ति का अधिकार भी चोरी कर लिया, वाह रे वाह, मतलब लोग आपका किताब पढ़ने चाह रहे हैं, मगर आज भी उन्होंने हमें अदालत नहीं लेते हैं। तो इसका मतलब हमारा फैक्ट्स तो ठीक था, हमारा ओपिनियन आप पसंद नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। तो मैं इससे ज्यादा और कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। आप सुनिए मणिशंकर जी, वो हमसे ज्यादा आपको ये जो ये आर्थिक उदारीकरण, आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, अभी जैसे विजय जी का 25 साल हो गया, तो हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं, वो अच्छे दिन का हम इंतजार कर रहे हैं। हम सब इंतजार कर रहे हैं जब हमारे युवाओं के पास नौकरी मिल जाएगा। ठीक है, मैं मान लिया जी जो पुराने जो लाइसेंस कंट्रोल राज खत्म हो गया, भरिया हुआ, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर रघुराम राजन जी ने उस समय क्रोनी सोशलिज्म था,
तो ठीक है, आज क्रोनी कैपिटलिज्म है, क्रोनी कैपिटलिज्म है। ये समाजवाद और पूंजीवाद के बीच विवाद नहीं है, ये सचमुच पूंजीवाद भी नहीं है, ये एक तरह से विकृत पूंजीवाद है, ये भाई भतीजा के लिए पूंजीवाद है, ये सचमुच प्रतिद्वंदिता नहीं है, कंपटीशन नहीं है। हमारे दोस्तों को ठेका मिल जाएगा, हमारा भाई भतीजा को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, तो ये सचमुच फ्री एंटरप्राइज कैपिटलिज्म जो खुली बाजार की नीति कहते हैं, जो आप पूंजीवाद में, ये सचमुच वो भी नहीं है। तो ये सारी बात कह के मैं दोबारा आप सब लोगों को और यूनिक एकेडमी के सारे सदस्यों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और नमस्कार।